सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आज ये बाबू आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ध्यान से देखोगे पहला क्वेश्चन जो है ना बच्चे वो कोडिंग डिकोडिंग का है और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सर बताओ स्माइलिंग शब्द के लिए आप क्या कोड लिखोगे। सी इज ब्रेव में स्माइलिंग नहीं है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग में स्माइलिंग है, ठीक है। और इज ऑलवेज चेयरफुल इसमें भी स्माइलिंग नहीं है, इसका मतलब है कोड अकेला चाहिए। अब देख लो रे की अगर हम बात करते हैं तो रे हमें दोनों स्थान पे दिख रहे हैं, स्माइलिंग नहीं है यानी रे नहीं हो सकता। आगे बात करें तो देख लो सौर की बात करें तो सौर भी हमें दोनों स्थान पे दिख रहा है, नहीं हो सकता है, तो क्या होगा तो जी होगा। इसके लिए कोड ये, इसके लिए कोड ये, अच्छा यानी इसमें देखना था। देखिए हमारा कोड पहले है और डिकोड बाद में है, कोड पहले है और डिकोड बाद में है, तो दोनों में रे क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलिए खत्म कर दीजिए। अब फिर देख लीजिए इसमें और क्या बचा हुआ है, तो पी और निक बचा हुआ है, जिसमें से हम ध्यान से देखें तो निक भी कॉमन है ना। तो निक भी यहाँ है और निक भी यहाँ है, यानी कौन सा अकेले बच गया, तो पी अकेले बच गया, तो पी आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी स्माइलिंग के लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे बाबू, तो पी को कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ए बी सी डी ई एफ का मान अगर 4 3 2 4 3 2 लिखते हैं तो सिक का क्या लिखेंगे, ध्यान से समझोगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मान क्या लिखा है, 4 3 और 2। आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किसका कहता है, तो सर सिक का कोड बताओ क्या होगा। देख लो जहां एस है ना वहां वैल्यू 4 है, जहां आई है वहां वैल्यू 2 है, और जहां 3 है वहां वैल्यू 2 है, और जहां के है वहां वैल्यू 3 है। 4 2 6 6 3 9 9 2 11 सबको हमने जोड़ दिया, वैल्यू हमारा 11 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सही में काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कुछ नहीं किया गया बच्चे, 3 3 का समूह बनाया गया है। पहले समूह का मान रखा गया है 4, दूसरे समूह का मान 3 और तीसरे समूह का मान 2। अगर आप इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करो तो देखो एस 6 तिया 18 यानी तीसरे समूह में नहीं है, 19 पहले समूह में है, तो पहले समूह का वैल्यू 4। 3 तिहाई 9 तीसरे समूह का वैल्यू 2, 3 एकम 3 तीसरे समूह का वैल्यू 2, और 3 तिहाई 9 10 11 11 कहने का मतलब दूसरा समूह में चला गया, उसका वैल्यू 3। सबको आपस में जोड़ दिए, हमारा आंसर 11 जो है यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। E का अपोजिट Z है और X का अपोजिट C है, अपोजिट वैल्यू यूज किया गया, तो P का अपोजिट K हो जाएगा, N का अपोजिट M हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लगा लेना। अच्छा सोचो यदि हम हैश के स्थान पे B, E और I को जगह देते हैं तो 2 में 6 जुटने का मतलब है 8 होगा, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 यानी S होगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास। अगर हम हैश के जगह ए ई आई को रखते हैं तो 1 से 8 होने का मतलब है इसमें 7 की बढ़त होगी, तो 12 और 7 करेंगे तो 19 चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन खत्म। अब देख लो दोनों में ए ई आई ही है, एक जगह दोनों जगह एस डब्ल्यू है, तो हम सिर्फ आई को प्रेफर करेंगे और आई ही हमारा आंसर बतला देगा कि हम ओ के साथ जाएंगे कि हम आई के साथ जाएंगे। तो देखिए अगर हम आई रखते हैं तो 9 से 16 होने का मतलब है 7 बढ़ेगा, तो
तो 20 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 27 होगा, 27 का वैल्यू ए, यानी लास्ट में ये चाहिए, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। तो आंसर हम बच्चे डी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट आंसर होगा। देखो 65 में से अगर 56 को माइनस कर दें 9 मिल जाएगा। इसी तरह 83 में से 38 माइनस करेंगे ज्यादा, 30 30 7 8 8 16 76 4। 38 को 2 से गुना करके माइनस कर दे तो 83 में से अगर हम 76 माइनस करते हैं तो वैल्यू हमें 7 मिलेगा। यानी पहली बार वैल्यू कितना से गुना हो रखा है, तो 56 को हमने गुना किया है 1 से, तो हमारा आंसर 9 आया है। 38 को गुना किया है 2 से, तो हमारा आंसर 7 आया है। तो अब हम 71 के साथ माइनस करना है 17, और 1 का दुगना 2, तो 2 का दुगना हम 3 नहीं 4 रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यानी 71 में से हम 68 की कमी करेंगे, तो 71 में से 68 की कमी करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो परफेक्ट आंसर बाबू सी को कर लीजिएगा, यही आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर रहा हूं। ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। तो देखिए काफी पुराना क्वेश्चन लगता है, क्योंकि प्लूटो अब हमारे सौरमंडल का हिस्सा तो रहा नहीं, लेकिन किसी न किसी सौरमंडल का हिस्सा तो होगा ही। तो ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल आएगा, सौरमंडल के अंदर प्लूटो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को लगा लीजिए। पुराना क्वेश्चन है, ये प्लूटो हो गया, ये सौरमंडल हो गया, और ये ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, अभी प्लूटो हमारे सौरमंडल के अंदर नहीं है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। अब पूछा गया सर लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखोगे, दोनों में देखोगे तो एंजॉय और इट, एंजॉय और इट कॉमन है। तो जब भी कभी आपको ऐसा स्थिति मिल जाए कि एक ही पासे को 2 बार घुमाया है और दोनों में 2 एलिमेंट को कॉमन किया है, तो जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो लाइफ का अपोजिट क्या हो गया, तो लाइफ का अपोजिट जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए स्लिप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एंथनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पश्चिम में 9 मीटर चलता है, तो वेस्ट में कितना चला, 9 मीटर। वेस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा यानी साउथ में जाएगा 3 मीटर। साउथ से बायां ओर मुड़ने का मतलब है वो ईस्ट में जाएगा 13 मीटर, और ईस्ट से दायां ओर मुड़ने का मतलब है वो साउथ में जाएगा 2 मीटर, और अंतिम बार बायां मुड़ेगा तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है कि वो फिर से कहां पहुंच जाएगा, तो ईस्ट में। अच्छा, अंतिम बार दाईं ओर मुड़ा है तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब है वो नॉर्थ में जाएगा, कितना, 4 किलोमीटर। जो भी अपोजिट डायरेक्शन है आप उसको काट दो। तो देखो ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, वेस्ट पूरा 9 कट गया, 13 में से 9 गया तो बच गया ईस्ट में 4, 5 और 4। पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर, पश्चिम से बायां यानी दक्षिण में, दक्षिण से बायां यानी पूरब में, वो फिर दाईं ओर मुड़ता है तो पूरब से दायां मुड़ेगा तो दक्षिण में, और वो अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है तो पूरब से दायां मुड़ेगा तो दक्षिण जाएगा। ओहो हो, देखिएगा अंतिम में वो दाईं ओर मुड़ के कितना चला, तो 2 चला, और यहां से वो कितना जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है। तो बिंदु आरंभ से स्टार्ट किया और पहले वो पश्चिम में गया, कितना, 9 मीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ के चलता है 3 मीटर, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ के चलता है 13 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ के चलता है 2 मीटर, और फिर से वो दाईं ओर, अंतिम बार दाईं ओर मुड़ के चलता है 4 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये ईस्ट और वेस्ट खत्म हो चुका है। पूछ रहा है कि बिंदु पी पे रुक गया है,
और बिंदु ए पे उसको पहुंचना है। किस दिशा में और कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो देखिए, तो अगर हम बिंदु ए तक पहुंचने की कोशिश करें तो नॉर्थ में जाना होगा। और कितना? तो ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 2 कितना? तो 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आएगा। यानी ये जो लास्ट टर्न था हमारा ईस्ट से दायां, ईस्ट से दाईं ओर मुड़ने का मतलब है ये 4 मुड़ेंगे, तो 4 3 7 2 9 से 9 कट गया और ईस्ट में 13 बच गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 37 लोगों की पंक्ति है। कितने लोगों की? 37 लोगों की। अनीसा बाएं छोर से 12वें स्थान पे है। अच्छा बताइए, टोटल हमारे पास 37 लोग थे और 37 लोग में हमने 12 लोगों को देख लिया। तो जब 37 लोगों में 12 लोग को देख लिया तो 25 लोग बच गए। उस 25 से आगे बढ़ेंगे तो 26वें स्थान पे हमको अनीता मिल जाएगी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनीशा बाएं छोर से कितनी है? तो 12वीं है। तो 37 लोग में 12 लोग को देखें, बच गया कितना? 25। 25 से आगे बढ़ेंगे, 26वीं मिलेगी दायां छोर से, तो आंसर 26 को कर लेंगे। 20 मार्च 2001 को मंगलवार है, तो 23 अप्रैल 2021 की बात करें तो देखो, मार्च में बच गए 11 दिन, 7 निकल गया, बच गया 4। और अप्रैल की बात करें 23, तो 7 21 खत्म हो गया और बच गया 2, तो 4 2 6 हो गए। अब हम लोग ईयर को क्रॉस करेंगे तो टोटल 19-20 साल का अंतर मिलेगा। तो 20 साल के लिए हम 7 दूनी 14 काट के 6 लिख सकते हैं। इस 20 साल में हम लीप ईयर की कल्पना करें तो 4 8 12 16 20, 5 लीप ईयर मिलेंगे। 5 2 7 खत्म हो गया, 6 4 10, 10 में से 7 निकला, 10/7 करेंगे तो शेषफल जो हमारे पास बचने वाला है वो 3 बचने वाला है। इसका मतलब है बच्चे, ट्यूसडे में आपको 3 दिन जोड़ देना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आंसर आपके शुक्रवार हो जाएंगे, जो कि स्पष्ट रूप से हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकेंगे। तो आंसर डी होगा, बिल्कुल डिजीजिस, उसका आंसर 26 ही होगा। अब ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये मैथ वाले सर क्लियर करवाएंगे। ठीक है, ए हो या ई कितने शब्दों से बनाए जा सकते, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। देखिए 2 बजकर के कितने मिनट हो रहे हैं? तो 2:30 हो रहे हैं। ठीक है, और कोण क्या मांगा गया है? तो अधिक कोण मांगा गया है। हाउ मच एंगल विल बी फॉर्मेड बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट इज 2:30। देखिए इंग्लिश में तो न्यून कोण निकालना है, लेकिन हिंदी में अधिक कोण दे दिया है। अधिक कोण निकालने का मतलब है कि बड़ा कोण। तो ध्यान से समझोगे चीजों को। 2 पे सुई होने का मतलब है कि 10 मिनट शो करेगा। 10 से 30 मिनट आने में टोटल 20 मिनट का डिस्टेंस लगेगा। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट बराबर 120 डिग्री हो गए। और घंटा से मिनट की ओर आए हैं तो मिनट के आधा को घटा लेंगे, तो 15 डिग्री घट जाएगा 30 का आधा, यानी 105 डिग्री का कोण हो जाएगा, जो कि आंसर किसके अनुसार होगा? तो इंग्लिश वाले के अनुसार। लेकिन अगर हिंदी वाले की हम बात करें तो हिंदी वाले में न्यून कोण नहीं मांगा है, कितना अधिक कोण होगा, यानी वो अधिक कोण मांग रहा है। तो अधिक कोण बराबर होता है, अधिक कोण बराबर होता है 360 डिग्री माइनस न्यून कोण। यही जो हम लोग 105 डिग्री निकाले ना बाबू, ये न्यून कोण है। तो अब हमें क्या करना होगा? तो 360 डिग्री में से हम 105 डिग्री को माइनस करेंगे, तभी हम अधिक कोण प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 में से 5 गया, 5 बचे, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 155 डिग्री का अधिक कोण आएगा। देख लो कहीं भी आपका 155 डिग्री तो नहीं दे रखा है। ठीक है, कहीं भी आपका 155 डिग्री, अच्छा 255 डिग्री बच्चे, 255 डिग्री का कोण कहीं नहीं दे रखा है। यानी यहां जो है ना अधिक कोण, कितना कोण बनेगा सिर्फ लिखिए, ये सवाल में गलत है। क्योंकि जैसे ही अधिक कोण निकालने जाओगे ना, आपका कोण कितना निकल जाएगा? तो 255 डिग्री निकल जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं। यानी आपके प्रश्न में ही हिंदी वाले में त्रुटि थी, इंग्लिश वाले में कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन हिंदी वाले प्रश्न में आपकी त्रुटि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
देखिए कहता है ए डी का भाई है, तो ए जो है ना बाबू वो भाई है किसका, डी का। डी बी का पिता है, तो डी पिता है किसका, तो बी का। बी और सी बहन है, बी और सी बहन है। यह बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है। तो सी जो है वो ए के भाई की बेटी है, ए के भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा, तो आंसर बी को कर लेंगे। 7 बक्से हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बक्से हैं। अब देखो क्या कहता है, एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पे रखा गया है, तो एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर। बी और जी के बीच में केवल 2 ही डब्बे रखे जा सकते हैं, इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कौन ऊपर कौन नीचे। डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, और अगर हम डी की बात करें तो जी के जस्ट ऊपर डी को रखा गया है। ई और ए के बीच 3 बक्से हैं, ई और ए के बीच में 3 बक्से हैं, तो कौन ऊपर कौन नीचे स्पष्ट नहीं है। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पे रखा गया। अब सोचने वाली बात है कि डी को एफ के नीचे किसी स्थान पे रखा गया है, तो डी को हम यहां तक कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डी को हम 7 नंबर पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जी भी रखना है डी के नीचे। तो या तो डी या तो डी या तो डी, 3 पोजीशन बच गए हैं। आगे चलिए, ई को शीर्षतम स्थान पे नहीं रखा गया है, और ई को हम लोग बच्चे 1 नंबर पे नहीं रख सकते। अब देखो जी ही डिसाइडर बन गया, यही बताएगा कि कौन हमारा हो सकता है। तो डी के 3 पोजीशन है ना, हम 1 पोजीशन चेक करते हैं। अगर हमने डी को यहां जगह दिया 4 नंबर पे, तो उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, तो जी। अब देखो जी और बी के बीच में 2 गैप हैं, तो वो 2 गैप नीचे नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 2 गैप करके ये 2 गैप हम ले सकते हैं। अब ई और ए के बीच 3 गैप है, ऐसा सिचुएशन हम चाह के भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डी का पोजीशन हम यहां नहीं दे सकते। अब सवाल उठता है, सर यदि आपने डी का पोजीशन यहां दिया तो जी को यहां रखना होगा। अब ना तो नीचे 2 आएगा ना ही ऊपर 2 आएगा, यानी जी का पोजीशन आप यहां भी नहीं दे सकते हो। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया कि जी के पोजीशन को यहां और डी के पोजीशन को यहां रखो। 1 और 2 छोड़ करके आप बी के पोजीशन को यहां जगह देने वाले हो। ई और ए के बीच में 3 गैप होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम ई ऊपर नहीं रख सकते तो ई को यहां तो रख सकते हैं। 1 2 3 गैप करके हमने ए को यहां प्लेस कर दिया, तो 1 2 3 गैप करके ई आ गया। ए बी खत्म है, सी बचा हुआ है, सी को यहां रखोगे और आपकी अरेंजमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ रहते हैं बच्चे, हम तो पटना में ही रहते हैं। कह रहा है कौन सा बक्सा शीर्ष से चौथा रखा गया है, तो बाबू शीर्ष से चौथा बक्सा बी रखा गया है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा सोचने वाली बात है, हमारे पास जो श्रृंखला दे रखा है 98 है, 72 है, 52 है, 32 है, 18 है और 8 है। कहता है सर इसमें कोई एक जो संख्या है ना वो गलत है। अब उस गलत वाले संख्या का आप चयन कर लो। तो 2 पदों के बीच का जब हम अंतर निकालने जाएंगे तो हम ये संख्या आराम से चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो 8 दूना 16 प्लस 2 18 दूना 36, नहीं चलिए माइनस करते हैं। 8 में से 2 गया 6 बचे क्या, और 9 में से 7 गया 2, यानी पहले 26 की कमी हो गई। 2 में से 2 गए तो 0 बच गया, और 7 में से 5 गए तो 2, यानी 20 की कमी हो गई। 2 में से 2 गया तो 0 बचे, और 5 में से 3 2, फिर से देख लो 20 की कमी हो गई। 12 में से 8 गया तो 4 बच गया, और यहाँ 14 बच गया, ठीक है। अच्छा देखो 18 में से 8 आने का मतलब है कि यहाँ पे कितने की कमी हो गई, तो 10 की कमी हो। अच्छा बताओ बैलेंस तो नहीं कर पा रहा है,
पहले यहाँ 4 का अंतर आया है, यहाँ पे हमारा 8 का अंतर, 6 का अंतर आया है, तो यहाँ 8 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर ले सकते हैं। लेकिन पहली संख्या ही हमारी 26 दे रखी है और ये वाली संख्या 14 और 10 दे रखा है। चलिए ध्यान दोगे, यहाँ से हमारे पास कितने हो रखे हैं, तो सिर्फ 4 की कमी हो गई है। ठीक है, तो यहां से भी अगर हम 6 की कमी सोचते हैं तो यहाँ पे कमी होनी चाहिए थी 8 की और यहाँ कमी 10 की। जैसे ही 10 करते नहीं होता, यानी कॉमन अंतर हम लोग कितना लेते हैं, तो 4 का कॉमन अंतर ले लेते हैं। इसका मतलब सर यहाँ 18 होना चाहिए था, और जब यहाँ 18 करते इसका मतलब है कि सर फिर यहाँ पे -4 करते तो यहाँ पे अंतर जो आपका है वो 22 होना चाहिए था। तो देख लो, 26 में से 4 की कमी होती 22, 22 में 4 की कमी होती 18, 18 में 4 की कमी 14 और 14 में 4 की कमी 10। तो यहाँ से यहाँ तक मामला तो फंसा नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में मामला फंस गया। यहाँ 20 नहीं, यहाँ 22 होना चाहिए था अंतर। ठीक है, यानी 52 ही क्या है, तो बिल्कुल गलत संख्या है। अगर 52 को हम लोग बैलेंस कर लेना तो बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए बच्चे, आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। अब ध्यान से देखोगे, 2 ही स्टेटमेंट है ना, सभी मछली पक्षी के अंदर चला गया और सभी पक्षी जानवर के अंदर चला गया। तो ज्यों ही पक्षी जानवर के अंदर जाएगा, मछली भी तो जानवर का हिस्सा हो गया। तो सभी जानवर तो मछली नहीं है, कुछ पक्षी मछली है, रीस्टेटमेंट है। तो 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए में हम स्पष्टता देख सकते हैं। देखो, जितना भी मछली था ना बच्चे हमारे पास, ये सभी का सभी मछली क्या बन गया, तो सर पक्षी बन गया। और फिर कहता है सभी पक्षी सर जानवर बन गए, तो जितने भी पक्षी थे वो सारे के सारे जानवर बन गए। अब पहला कंक्लूजन कहता है सभी जानवर मछलियां हैं, तो सभी जानवर तो मछली के अंदर दिख नहीं रहा है, गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ पक्षी मछली हैं, तो देखो जितना भी पक्षी है उसके कुछ हिस्से पे मछली है ना, यानी दूसरा सही हो गया। तो केवल 2 हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। शिक्षक की अनेकों चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। ये बचपना में बहुत होता था, जब हम लोग स्कूल वगैरह में एग्जामिनेशन देते थे और अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो बगल वाले से चीटिंग करने पहुंच जाते थे। सर कितना भी डांट ले, लेकिन सर पीछे गए, हम लोग पीछे मुड़ के देख लेते थे। तो ये होता रहता है। तो शिक्षक की अनेकों चेतावनियों के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। तो ये समस्या तो है कि शिक्षक जो है वो बार बार डांट रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नकल करने से बाज नहीं आ रहा है, यानी बच्चे के अंदर शिक्षक का डर नहीं है। अगर शिक्षक उसको ऐसे ही जाने देंगे तो धीरे धीरे सारे बच्चों के अंदर शिक्षक का डर खत्म हो जाएगा और फिर पूरी क्लास में चीटिंग चलने लगेगी, ये समस्या आएगी। तो आखिर उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तो विद्यार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने अनेकों चेतावनियां दी है। अगर एक चेतावनी देते तब निष्कासित नहीं करते, लेकिन कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब कोई नहीं सुन रहा, निष्कासित कर दीजिए, पूरा क्लास मेंटेन हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए। ये एक और चेतावनी हम कब देकर छोड़ते? जब 1-2 बार चेतावनी देते तब हम एक बार और दे देते, लेकिन यहाँ अनेकों बार चेतावनी देने के बावजूद भी विद्यार्थी चीटिंग कर रहा है, तो एक और चेतावनी देकर भी कुछ नहीं होगा, यानी ये कैंसिल हो गया। तो केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है, क्योंकि हमें समस्या का क्या करना है, समाधान करना है। देख लो, लेसर का अर्थ क्या है, तो माइनस, और ग्रेटर का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस कर लोगे। डॉलर का अर्थ है डिवीजन, तो यहां डिवीजन कर लोगे, और फिर इसका अर्थ है प्लस। तो पहले 9 9 81 कटा, ठीक है। अब देख लो, 9 6 15 हो गए, 27 में आप सीधा 15 ले जा करके ऐड कर दो, 7 5 12 का 2, 2 1 3 1 4 42 आंसर हो जाएंगे, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। चलो, सबसे पहला का स्टैंड क्या लेना है कि 1 2 3
4 5 6 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है। अब कहता है सर x की आयु 10 साल है, कहाँ x को रखोगे पता ही नहीं चलेगा, एकदम कोडिंग करके रख लो। x की आयु कितनी है 10 साल। y की आयु w से 5 गुनी है, यानी जितने साल का w होगा ना उससे 5 गुना आयु का कौन होगा, तो y होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन जुटा नहीं है, आगे चल देंगे। z की आयु u की आयु की 1/4 है, तो बताओ जब z की आयु u से 1/4 है तो u की भी आयु z से 4 गुनी होगी ना। ध्यान से समझना, जब z की आयु u के आयु का 1/4 है तो z की आयु का 4 गुना u होगा। आगे चलते हैं। w की आयु z की आयु की दुगनी है, और जितना z की आयु है ना बच्चे उससे दुगनी आयु किसकी है, तो w की है। अभी तक w का संबंध z से, w का संबंध y से, z का संबंध u से। जब तक इस ग्रुप में x नहीं शामिल होगा तब तक ये कनेक्ट मत करना। आगे चलते हैं। x की आयु y की आयु की 1/4 है। अब देख लो y की आयु की 1/4, y के आयु का 1/4 हिस्सा किसका है, तो x का है। तो हम यह भी तो कह सकते हैं ना कि x का 4 गुना y की आयु होगी। आगे चलते हैं। यदि u की आयु t की आयु की 1/3 है और u की आयु जब t की आयु की 1/3 है तो t की आयु भी u की आयु की तिगुनी होगी। अब देखो ध्यान से समझना, यहीं से गेम शुरू होता है, ठीक है। x का जुड़ाव किससे जुड़ा, y से, y जुट जाएगा w से, w जुटेगा z से, z जुटेगा u से, u जुटेगा t से, यानी पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो चैन बन के एक सीक्वेंस में आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग गेम ओवर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो 1 से लेकर 6 तक नंबर किए थे इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। गेम को ऑन करते हैं। सबसे कमजोर कड़ी x है जो 10 साल का है। अब जैसे ही x का 4 गुना y है तो y की आयु 40 साल हो गई। अब देखो y w का 5 गुना है तो w की आयु 8 वर्ष हो गई, और u w z का 2 गुना है तो z जो है वो 4 वर्ष का हो गया। अब देखो z का 4 गुना u है तो 4 चक्को 16 वर्ष, यानी u की आयु जो है वो 16 वर्ष हो गई। और u का 3 गुना आयु t का है तो 16 तिया 48, यानी t की आयु जो है बच्चे वो 48 साल हो गई। 6 व्यक्ति की आयु की बात करी गई थी और 6 व्यक्ति की आयु हम लोगों ने अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देख लो क्या कहता है, तो t की आयु कितनी है, तो सर t की आयु 48 साल होनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रहा है। तो शुरुआत में जब आप इसको जमा करते हो ना तो लगता है कि मेहनत पड़ रहा है, कैसे होगा, लेकिन इसको जमा करने का एक प्रॉफिट ये होता है कि आप कभी भी इसमें गलतियां नहीं करोगे। एक कनेक्टिविटी आपके पास आएगी कभी ना कभी, और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक बार में आप अरेंज कर लोगे, और नहीं तो फिर बहुत ऊपर नीचे आपको करना पड़ता, तब ये सिस्टम जाकर के अरेंज होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखोगे, जब भी हाइट वेट लेंथ का अरेंजमेंट है और इस लेवल का क्वेश्चन है तो जितना भी की पॉइंट है सबको एक साथ रखते जाएं, लास्ट में वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन देख लो, कहता है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज और वर्ग की संख्या बताइए कितनी होगी। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम मास्टर फिगर को देख लेते हैं कि इसमें कितने वर्ग आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देखोगे, अगर ये हमारा मास्टर फिगर है तो आपको पता है कि इस टाइप के फिगर में अगर हमें वर्ग काउंट करने की जरूरत पड़ती है, जहां हॉरिजेंटल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान रहती है, तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके हम लोग वर्ग को हासिल कर लेते हैं, यानी इसमें 5 वर्ग बनने हैं, ठीक है। तो 5 वर्ग। अब देखो यही हम दूसरे मास्टर फिगर को देख सकते हैं, तो दूसरा मास्टर फिगर हमें यहां दिख रहा है, ये भी एक वर्ग ही दिख रहा है जिसको हम लोग 4 भागों में बांट चुके हैं। तो यहां से भी 5, यानी 5 5 10 वर्ग,
यहाँ दे रखा है 8 वर्ग, यहाँ 12 वर्ग, यहाँ 5 वर्ग, यहाँ 10 वर्ग, यही आंसर हो गया। तो इसमें त्रिभुज गिनने से पहले था कि वर्ग को काउंट कर लेते तो आंसर आपके बहुत आराम से और इत्मीनान से मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। देखिए, यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ठीक उसके बाद वाले अक्षर से बदलोगे, मत बदलो, आगे चलो, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदलोगे, मत बदलो, आगे चलो। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार से अधिक बार आएगा? तो अब देखिए, 2 बार से अधिक बार आने के लिए यहां भी 2 बार से अधिक बार होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जितना भी वॉवेल था बाद में बदले थे ना, तो ए बी में बदला, ए बी में बदला, ठीक है। सी पहले वाले में बदलेगा यानी बी में बदलेगा। तो एक लेटर बी ऐसा है जो 2 से अधिक बार आया है और हमारे ऑप्शन में बी दिख भी रहा है, एकदम इत्मीनान से आंसर लगा देंगे। बस इतना ही तो मेहनत करना था, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी ही नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं, उसको बदलते हैं, तब क्वेश्चंस का आंसर निकालने पहुंचते हैं, जबकि इतना मेहनत करना ही नहीं था। नेक्स्ट देखो, सलाह, बीमारी, चिकित्सा और चिकित्सक और उपचार। तो सबसे पहले हम बीमारी से ग्रसित होंगे। जब बीमारी से ग्रसित होंगे तो हम चिकित्सक के पास जाएंगे। चिकित्सक हमें सलाह देगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर हम राजी हो जाएंगे, ठीक है सर हमें मंजूर है आप जो कहते हो, तो वो उपचार शुरू कर देगा। यानी 23-14 इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। दूसरों से भिन्न गिटार, बीन, तुरही, बांसुरी। बांसुरी, बीन और तुरही एक ऐसा यंत्र है जिसको मुंह के सहारे बजाया जाता है बीन की तरह, ठीक है। लेकिन गिटार में तार लगे होते हैं जिसको हम लोग हाथ से बजाते हैं। तो बीन, तुरही और बांसुरी ये मुंह से बजने वाले हैं, लेकिन अगर हम गिटार की बात करें तो ये हाथ से बजने वाला है, इसीलिए अदर से डिफरेंट होगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी आपको सिंबल तलाशना है, जिनके ठीक पहले एक अन्य सिंबल दिखने चाहिए और ठीक बाद में एक संख्या यानी डिजिट दिखनी चाहिए। यानी 2 सिंबल के बाद बच्चे आपको एक डिजिट चाहिए। तो 2 सिंबल पे फोकस करो। मिल गया क्या? मिल गया क्या? 2 सिंबल के बाद डिजिट नहीं है। बस 2 ही जगह ये व्यवस्था मिली जहां 2 सिंबल के बाद हम डिजिट को पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग, सी को हम लोग परफेक्ट आंसर बना लेंगे। संख्या दिया गया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ देना है, चलिए जोड़ दिए, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा देना है, चलिए घटा दिए। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक। तो ध्यान से देखिए, विषम में जब हम एक अंक जोड़े हैं तो सबसे बड़ा अंक 8 है जो बदल गया होगा 9 में, जो कि सबसे बड़ा अंक मिलेगा, तथा सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर। अब हम लोग सम संख्या में 1 घटाए थे, ठीक है। तो सम संख्या में हम लोग 2 घटाए थे, तो सम संख्या 2 है और इसमें 2 घटा दिए थे तो 0 हो गया, क्योंकि सम अंक में 2 घटाना है। अब ये तो 1 2 में बदल चुका होगा, तो 9 और 0 के बीच का जो अंतर होगा वो 9 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। अधिक मेहनत करने की जरूरत इसमें नहीं है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं हमेशा कहता हूं आपको ये मान रखना होगा, चेंज करना होगा और कैलकुलेशन करके देखना होगा कि किसका परिणाम 80 है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कोई दम है नहीं, आप बना लोगे। देखिए, 1 में अगर हम 5 जोड़ते हैं बच्चे 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16, तो 16 में अगर 5 जोड़ते हो तो 21 मिलता है, यानी व्यवस्था यू से स्टार्ट होती है। इसी तरह 3 में 5 8, 8 5 13, 5 18, 18 5 23 हो जाएगा। ये कैंसिल और ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, और कहां फेस किए हुए हैं, तो उत्तर की ओर उनका फेस है, जैसा कि प्रश्न में पार्टिकुलर कहा गया है। अब देख लो,
बी और के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ बी और के बीच, तो यही तो 2 व्यक्ति हो गया, और इसके बीच में 1 2 3 4 5 लोगों को बैठाओगे तो 7 लोगों की व्यवस्था तो पूरी हो जाएगी। लेकिन के और बी का कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा कि किसको राइट में रखे और किसको लेफ्ट में। आगे चलिए, जी के ठीक बाईं ओर। अब देखो के को यहां रखोगे तो इसके ठीक बाईं ओर आप रख ही नहीं सकते, यानी नीचे वाली व्यवस्था खत्म हो गई और जी जो है ना वो के ठीक बाईं ओर आकर के बैठ गया। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने एक व्यक्ति को जगह दे दिया। डी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पे है, तो डी जो है वो एफ के बाईं ओर किसी स्थान पे है, लेकिन सी के दाईं ओर। इसका मतलब है 3 ही पोजीशन बचा है जिसमें डी को बीच में, सी को इधर और एफ को इधर अरेंज करने पे ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन डी को दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएंगे। देखो 20 मार्च 2001 को मंगलवार है, तो 23 अप्रैल 2021 तक जाना है। अच्छा बताओ, मार्च होता है 31 दिन का, 20 दिन तो खर्च हो गए, 11 दिन बच गए, 7 निकला, बच गया मार्च से 4 दिन। अप्रैल में जाना है 23 अप्रैल तक, तो 7 या 21 खत्म हो गया, बच गए 2 दिन। डेट और मंथ को हमने बैलेंस कर दिया। अब ईयर को बैलेंस करने जाएंगे तो 2001 से 2021 जाने में 20 साल लगेंगे। 7 दूना 14 खत्म हो गया, बच गया कितना, तो 6 साल। अब इस 6 पूरे के पूरे 20 साल में लीप ईयर से भी हमारी मुलाकात होगी ही, तो देख लो कौन कौन। तो 4 8 12 16 20, यानी 2 4 1 5 लीप ईयर मिलने हैं। 5 और 2 7 खत्म हो गए, 6 4 बच गया 10। 10 को अगर हम 7 से भाग दे लेते हैं तो शेषफल हमारे पास जो निकल कर आएगा वो बचेगा 3। चूंकि हम लोग आगे जा रहे हैं तो ट्यूसडे में बच्चे 3 दिन जोड़ देना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर हमारा शुक्रवार हो जाएगा, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सर कब लाइव चलता है? बच्चे ये लाइव आपको वेडनेसडे, फ्राइडे को छोड़कर बाकी सभी दिन 7 to 8 PM में, ठीक है। वीक में 2 दिन, वेडनेसडे और फ्राइडे को छोड़ दीजिएगा बच्चे, और बाकी किसी भी दिन आप जाओगे तो 7 बजे हम आपको लाइव में मिल जाएंगे। 7 से 8 आप यहाँ पे यूट्यूब लाइव करके 50 क्वेश्चंस को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, 47 लोग उत्तर दिशा में अभिमुख होकर खड़े हैं। सीमा दाएं छोर से 22 स्थान कैप्चर कर ली, जबकि बिन्नी बाईं छोर से जाकर के 31 स्थान कैप्चर कर ली। तो बताओ 31 कुर्सी बिन्नी ले गई और 22 कुर्सी सीमा ले गई, ठीक है। दोनों मिल करके 3 और 5 53 कुर्सी ले गई, जबकि कुर्सी कितना लगाए थे, 47। तो 47 कुर्सी 53 कुर्सी में से निकाल दिए, तो बच गया 3 और 3, 6 कुर्सी का हिसाब नहीं मिला। जो बैठा वही बदमाशी किया, तो सीमा और बिन्नी बैठी है, 2 को मार के भगा दिए, 6 में से 2 निकल गया, 4 बच गया। यही ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। गुड इवनिंग बच्चे। तो आंसर हम लोग किसको लगा लेंगे, तो 4 को लगा लेंगे। अब देखो ऐसा हो क्यों जाता है, ध्यान से देखना। ये बच्चों की टोटल पंक्ति है, जो कि ये दायां छोर है और ये बायां छोर है। जैसा कि पता, सीमा दाएं से 22वीं है, जबकि बिन्नी बाएं छोर से 31वीं है। तो जो ज्यादा है पहले उसी को पकड़ लेते हैं। बिन्नी बाएं छोर से कितने नंबर पे है, तो सर 31 नंबर पे है। कौन है बच्चे, तो बिन्नी है। चलिए अब टोटल लोग कितने हैं, तो 47। तो देखो 31 है,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और एक 47, यानी इतना ही लोग उस साइड बैठने हैं। तो ऑलरेडी लोग कितने बैठेंगे, तो इधर टोटल 16 ही लोग बैठ पाएंगे। कितने लोग, 16 लोग। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 लोग बैठ पाएंगे। लेकिन अगर हम सीमा की बात करें तो वो दाएं छोर से बच्चे 22वें स्थान पे है। ठीक है, तो सीमा दाएं छोर से कितवें स्थान पे है, तो सर सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पे है। ये पोजीशन किसका है, तो सीमा का है। ध्यान दोगे, यहां तक 16 हो गया, तो ये 17 18 19 20 21 और ये 22। अब पूछा बिन्नी और सीमा के बीच में कितने लोग हैं, तो यही 4 लोग बिन्नी और सीमा के बीच में बैठे हुए हैं, जो कि 4 यहाँ आया। तो क्या एग्जाम में इतना करने का टाइम रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या करना है, तो देखो हमने राइट वाले पोजीशन और लेफ्ट वाले पोजीशन को जोड़ा, तो ये पोजीशन हमारे पास कितना मिला, तो 53 मिला। माइंड ने कहा कि भैया 47 चेयर लगा था और 53 का हिसाब मिल रहा है, यानी 6 चेयर का पता नहीं चल रहा है। तो जो बैठा वही बदमाशी किया। तो बिन्नी सीमा 2 लोग बैठे हुए थे, 2 को मार के भगा दिए, तो 6 में से 2 चला गया, बचा कितना, तो 4 बचा। तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, इतना मेहनत करने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ने वाली है इस क्वेश्चन में। एक ही पासे को हमने 2 बार घुमाया है और ए के विपरीत पे क्या चाहिए ये पता करना है। ए तो नहीं दिख रहा है ना, तो जब डाइस को 2 ही बार घुमाया जाए और कोई ऐसा एलिमेंट पूछ ले जो नहीं दिख रहा है, तो उसको ढूंढ लो जो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। तो दोनों जगह कॉमन बच्चे ई दिख रहा है, तो ए का अपोजिट बाबू ई हो जाएगा, जो कि स्पष्टता हम ऑप्शन नंबर बी में कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, ध्यान से देखोगे। 24 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 24 चौको 96 होता है क्या, और 19 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 19 दूना 38 हो जाएगा ना, 17 चौको 68 और 32 दूना 64। तो इसी तरह से हमारे पास यहां भरना है कुछ, ये हमारा 56 है और ये हमारा 48 है। तो आपको पता है कि यहां हम लोग 2 से गुना करने वाले हैं, तो अगर 24 रख दे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यहां हम लोग 4 से गुना करने वाले हैं, तो 14 चको 56 हो जाएगा, यानी 24 14 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा। बड़ा दिन के बाद लगता है कि कई अरसे के बाद ये क्वेश्चन सामने देखने को आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटा और 10 मिनट की अवधि में कितना कोणीय दूरी तय करेगी। तो देखिए, मिनट हैंड की बात करें ना, तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, ठीक है। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। कोई दिक्कत, इसलिए 3 घंटा बराबर हो जाएगा 180 मिनट, और 10 मिनट और बोला है प्लस 10 मिनट, ठीक है। यानी टोटल हो गए कितने, तो 190 मिनट, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 190 को 6 से बाबू गुना कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो 0 हो गया, 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 6 का 6 5 11, 1140 डिग्री घड़ी की सुई घूमेगी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर। तो मिनट वाली हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट हुआ, तो 3 घंटा 10 मिनट, तो 3 घंटा का मतलब हो गया 180 मिनट, और 10 मिनट और यानी 190 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 190 मिनट में 190 गुने 6 डिग्री, यानी टोटल 1140 डिग्री का सुई घूमेगा 1 मिनट वाली।
19 जून 2020 को कौन सा दिन है? तो बेस जो है ना हम लोग 2019 को बना लेंगे। 2000 के लिए आंसर 0 हो गया। 4 से भाग देंगे तो 4 चको 16, भागफल 4 हो गया। और 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, शेषफल बच गए 4। तो 4 से भाग देकर भागफल लिखते हैं और 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं। अब हमें अगले ईयर में प्रवेश करना है जहां जून तक जाना है, तो हम 2 ले लेंगे। कहां तक? तो अप्रैल तक। अप्रैल तक हम लोग कितना ले लिए? तो 2 ले लिए। अप्रैल के बाद मई 31 दिन का होगा 3, और जून में 19 है तो 7 दूनी 14, खत्म हो गया 5। और चूंकि ये डेट जो निकाल रहे हैं ये लीप ईयर का डेट निकाल रहे हैं, तो अपने मन से 1 ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, 5 2 7, 4 3 7, 5 1 6, हमारे पास बचा 6, और 6 का मतलब बच्चे शनिवार होता है। शनिवार ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही बेस्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान होता है इस प्रोसेस से कैलेंडर को सॉल्व करना। देखिए, 3 पास, एक ही पासे को 3 बार घुमाया है और कहता है त्रिभुज के विपरीत पे क्या आकृति आपको दिखेगी। तो देख लो, त्रिभुज आपको यहां दिख रहा है ना, इसको जानने वाला सर्किल है और डायमंड है। अगर दोनों पासे को कंपेयर करें तो सर्किल डायमंड कॉमन है। जब भी 2 पासे को आप कंपेयर कर रहे हो और 2 एलिमेंट आपको कॉमन दिखने लगे, तो समझ जाना सिंगल सिंगल एलिमेंट एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि ट्रायंगल का अपोजिट आयत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। ठीक है, भारत, महाराष्ट्र और केरल, ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिए। ये पूरा भारत हो जाएगा। भारत में महाराष्ट्र एक अलग राज्य है और केरल एक अलग राज्य है, तो ऑप्शन सी को करेंगे, जो कि बेस्ट होगा। बढ़ गया, घट गया, 4 3 75। हो बच्चे देखो, कुछ नहीं किया है। 35 प्लस 35 को जोड़ दिया, 70 हो गए। 33 प्लस 42 को जोड़ दिया, ये 75 आ गया। और 49 प्लस 31 को जोड़ दिया, तो ये 80 हो गया। ठीक है, 5 की बढ़त होती है, 5 की बढ़त होती है, तो फिर से जब 5 की बढ़त करेंगे, यानी यहां हमें 85 आने चाहिए। और 85 में यहां कहता है वाट प्लस 56, इसलिए वाट बराबर हो जाएगा 85 माइनस 56। 15 में से 6 गया 9, 7 में से 5 गए 2, यानी वाट का प्लेस 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अच्छा वाला क्वेश्चन था। 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ मिलकर एक खेल खेल रहे हैं और उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब मर्जी आपकी है कि आप सर्कुलर टेबल डिजाइन करते हो या फिर आप इसमें रेक्टेंगुलर टेबल डिजाइन करते हो, क्योंकि प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि फेस जो है वो सेंटर की ओर है। ध्यान दोगे, ई डी के बाएं है, जहां भी डी को रखेंगे उसके बाएं ई को रखना होगा। सी ए और बी के बीच में है, तो सी ऐसा शख्स है जो ए और बी के बीच में है। ए दायां होगा कि बी दायां, कंफर्मेशन नहीं, छोड़ देंगे। एफ ई और ए के बीच में है, तो एफ जो है ई और ए के बीच में है। जो ही ए को यहां रखोगे तो सी यहां और बी इस प्लेस पे आएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से डी और एफ के बीच में कौन है? तो देखो, डी और एफ के बीच में ई को जगह दे सकते हैं, और ई जो है बच्चे ये ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्टता देख सकते हैं। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा।
क्या डिग्री को अब नौकरी में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए? तो देखते हैं, आप स्कूल पढ़ाई किए, कॉलेज की पढ़ाई किए, डिग्री मिलती है, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए इंटर लास्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन लास्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप फॉर्म भरते हैं तो डिग्री की जरूरत होती है। वही कह रहा है क्या डिग्री को अब नौकरी के चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए? तो हमने कहा हाँ, यानी हमने सपोर्ट कर दिया कि हाँ सर, नौकरी के चयन के लिए डिग्री को कोई वैल्यू मत दीजिए। हमने पूछा क्यों? इससे कॉलेजों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल हम गलत सोच रहे हैं ना। कॉलेज में भीड़ बढ़ने का मतलब है कि वहां पढ़ने वाले लोगों की संख्या अधिक है। कॉलेज में भीड़ बढ़ने का मतलब है कि वहां पढ़ने वालों की संख्या अधिक है और वहां ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हैं, और जब शिक्षित हैं तो वो अपना बुरा भला समझ सकते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। हमने विरोध कर दिया, नहीं सर, डिग्री को नौकरी में मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। तो नहीं सर, प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। यानी 1 नंबर तो पुष्ट नहीं है, लेकिन 2 नंबर हमारा जो है ना तर्क पुष्ट है, तो हम 2 नंबर के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? श्री एक्स का रैंक ऊपर से 15वां है, सिर्फ इससे पता नहीं चलेगा। श्री एक्स का रैंक नीचे से 26वां है, सिर्फ इससे भी पता नहीं चलेगा। और अगर हमने दोनों को जोड़ दिया तो श्री एक्स का रैंक ऊपर नीचे दोनों ओर से मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके हम 1 माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1 और 2 दोनों उत्तर देके पर्याप्त मिल करके, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे कि 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, कहता है सर ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण छवि आपको बनाना है। तो बच्चे ये सबसे पहले जो है ना ये एल अपोजिट हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं। अब देखो यहाँ पे एन सीधा हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। इतना ही समय तो लगता है। ध्यान से देखिएगा, MIZ ZLY को ZIM YLZ लिखते हैं। शुरुआत के 3 लेटर को इंटरक्रॉस, बाद के 3 लेटर को इंटरक्रॉस। सेम काम करेंगे तो PUZ ZLE हो जाएगा, यानी पजल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां था हमारे पास कितना लेटर? तो 3 लेटर और 3 लेटर, फिर तो 3 लेटर मिलेगा नहीं, 4 लेटर कर लेते हैं। तो देखिए 4 लेटर करेंगे तो ZZ UB और फिर DROW, ये ढूंढ लो। 3 लेटर नहीं मिल पाया। अगर 9 लेटर होता तो हम लोग 3 का ही समूह बनाते, लेकिन 3 नहीं मिल पाया तो हमने 4 का समूह बना लिया, यानी ZZUB DROW। ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर भी बच्चे हम ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर होगा। देखिए पूछता है सर बताओ टी को कैसे लिखोगे? तो देखिए एपीएस इसमें भी है, एपीएस इसमें भी, यानी 3 एलिमेंट कॉमन होंगे। 5 4 2 इसमें भी है, 5 4 2 इसमें भी है, यानी टी के लिए 1 हो जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए हम ऑप्शन एक्स के पास 6 5 9 रखते हैं, तो नीचे ये 5 2 1 बन जाता है। कितना माइनस हुआ? 8 2, यानी 128 माइनस हुआ। इसी तरह से अगर हम यहां 7 9 4 रखते हैं और 6 5 6 रखते हैं, माइनस करते हैं, 14 में से 6 गया 8, सही है। 8 में से 5 गया 3। अच्छा यहां भी तो 3 ही आया था ना, कैरी तो लिए नहीं थे। 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 7 में से, लीजिए ऑप्शन नंबर यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी 138 टोटल क्या हो रहे हैं? तो माइनस हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यही इसके लिए आंसर हो गए। नहीं तो फिर हम आगे चेक करते। हाथ पैर ठोड़ी तीनों अलग अलग है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट आंसर है।
जॉनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर जाता है 6 मीटर। चलो, उत्तर से दाईं ओर मुड़ने का मतलब है वो पूरब में मुड़ेगा और चलेगा कितना, तो 17 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ेगा यानी दक्षिण में वो जाएगा और चलेगा 13 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ेगा यानी पश्चिम में जाएगा और वो चलेगा 8 किलोमीटर। और अंतिम बार दाईं ओर मुड़ेगा तो उत्तर में जाएगा कितना, 7 किलोमीटर। अब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है यानी उसको उल्टा काम करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन को काट के हटाओ। देखो, 7 6 13, नॉर्थ से 13 साउथ कट गया, वेस्ट 8 से ईस्ट 8 कट गया, तो बच गया ईस्ट में 9। क्योंकि दोबारा बिंदु ए पे जाना है, उल्टा काम करना है, तो ईस्ट को उलट देंगे वेस्ट में और आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो वेस्ट में 9 किलोमीटर ढूंढ लो, कहां दे रखा है, जहां वेस्ट में 9 किलोमीटर होगा वही हमारे लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरियल अपनी कक्षा में शीर्ष से 6 और नीचे से 18, तो ऊपर से 6 और नीचे से 18 जब दोनों पोजीशन मालूम हो तो दोनों पोजीशन को जोड़ करके एक की कमी करने पर टोटल की प्राप्ति हो जाती है, याद रखोगे, तो 23 आंसर हो जाएंगे। देखिए, प्लस के पहले अगर कोई आता है भाई, माइनस के पहले पत्नी, इनटू के पहले पिता और डिवीजन के पहले बहन कहलाती है। अब प्रश्न क्या कहता है, पी का संबंध टी से चाहिए, तो अगर मैं टी हूं तो इनटू क्रॉस कर रहा हूं, और इनटू क्रॉस करने का मतलब है अपने पिताजी से मिलूंगा, और पिताजी की पत्नी है एस, तो पिताजी की पत्नी तो मम्मी हो जाएगी, और मम्मी की बहन है क्यू, तो मम्मी की बहन मौसी हो जाएगी, और मौसी के पिताजी हैं पी, तो नाना हो जाएंगे। नाना को हम माँ के पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर बन सकता है। पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू यानी 2 4 2 6 लोग एक ही बिल्डिंग के 6 तल्ले पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब बस जैसे कहता है ना, आप वैसे काम कर दो। देखो, भी तल नंबर 5 पे रहता है, तो भी का पोजीशन हमने 5 पे कर दिया। पी भी के ऊपर किसी तल्ले पे, तो भी के ऊपर तो एक ही तल्ला है, तो टेंशन ही खत्म हो चुका है। आर से नीचे केवल यू रहता है, और आर से नीचे रहता तो है लेकिन केवल यू रहता है, तो सबसे नीचे यू जाएगा। डब्ल्यू सम संख्या पे रहता है, तो इसके बीच में एक ही सम संख्या 4 बचा हुआ है। क्यू नीचे से, क्यू के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बच्चे क्यू के नीचे तो आर और यू बस यही 2 व्यक्ति रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लीजिएगा, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। श्रृंखला को पूरा करना है, 4 7 18 219। अगली संख्या क्या होगी, अच्छा गलत संख्या चुननी है, चलो ध्यान देते हैं। 4 से 7 आने का मतलब है 3 की बढ़त, 7 10 17 1 18 यानी 11 बढ़ गए। 14 में से 8 गया तो 6 बचा और 3 यानी 36 बढ़ गया। 9 में से 4 गए 5, ठीक है, और 21 में से 5 गया तो 16 यानी 165 बढ़ गए। देख लो, अंतर से तो स्पष्ट हो नहीं रहा है, अंतर का अंतर निकालते हैं हम लोग, तब शायद ये स्पष्ट हो जाए। नहीं निकला तो फिर मल्टीप्लिकेशन पे तो जाना ही है लास्ट में। तो 3 से 11 तक आने के लिए 8 + 3 11 हो गए। 36 में से हम 11 घटाएंगे 25 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, 15 में से 3 गए 12, 129 नहीं, 25 25 125, 8 तिहाई 24,
अंतर से तो बाबू नहीं बन रहा है रे। तो चलो कुछ दिमाग खर्च करते हैं। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से दोनों नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, रॉन्ग संख्या जो है ना 7 है, अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन था और हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। देख लो, इकलौता 7 है जो प्राइम नंबर है और बाकी कोई संख्या जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो समूह में कौन अलग है? तो श्रृंखला में 7 अलग है, वो प्राइम नंबर है और बाकी सब क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। देखिए सभी कलियां क्या हैं? तो फूल है। यानी हमारे पास जितनी भी कलियां हैं ये सभी कलियां क्या हैं? तो सर फूल है। और सभी कीट फूल है, यानी जितना भी कीट है वो सारा का सारा कीट भी फूल है। कहता है सभी कलियां कीट हैं, जो कि स्पष्ट नहीं हो रहा है। सभी फूल कलियां हैं, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ना तो एक अनुसरण करता है ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए सेट नंबर आप लोगों का आज है 154। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक हीटर की कुंडली चमकती है। अरे भाई चमकती क्यों है? तो नया रहता है तो चमकता है क्या? नहीं सर, जब हम लोग उसमें धारा देते हैं, जब हम लोग उसमें धारा देते हैं, हीटर की जो कुंडली होती है नाइक्रोम, जनरली नाइक्रोम के तार का होता है ना, जनरली नाइक्रोम के तार का होता है। जब उसमें हम लोग धारा देते हैं तो उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, ठीक ना, और वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर वो उष्मा उत्सर्जित करता है, उष्मा देता है, जिसके कारण वो चमकता है। प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है उसका, ठीक ना, जिसके कारण वो चमकता है, क्योंकि उसमें बार बार इलेक्ट्रॉन का टकराव होता है, जिसके कारण वो उष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा करती है। तो बताइए हीटर की कुंडली चमकती है लेकिन उसे जोड़ने वाले तार कनेक्टिंग रॉड नहीं चमकता। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तांबे तार का, तार तांबे का बना होता है, सही बात तो है, तार तांबे का बना होता है जिसका गलनांक बहुत कम होती है। सही बातें हैं यहाँ पर देखा गया। तो कहिएगा कि कुंडली का प्रतिरोध, तो देखिएगा ये वाला वो जो है हमारा ना, हीटर की कुंडली चमकती है लेकिन जोड़ने वाले, देखिए तो कुंडलियां चमकता क्यों है वो पूछ रहा है। कुंडली का प्रतिरोध जो होती है, कुंडली का जो प्रतिरोध होती है तार के प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होती है। तार पर रबर का आवरण होता है जो चमक को रोकता है। गलत हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कितना नंबर? तब बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अब अगले सवाल पर 9 के बाद अगले सवाल पर आ जाइएगा। लीजिए भाई कौन सा है, इसका सही जवाब बता दीजिएगा। क्या होगा अगला सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग। तो एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर, अभिदृश्यक माने जो वस्तु के नजदीक होती है उसी को ना अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग किया जाता है। परवलय दर्पण से ना गोलीय विपथन नहीं होती है। गोलीय विपथन का मतलब होती है कि जहां पर प्रकाश पड़नी चाहिए वहां पर ही प्रकाश पड़ती है, चारों तरफ फैलती नहीं है, ठीक ना। गोलीय विपथन नहीं होती है जिसके कारण ये लाभकारी हो सकती है। सबसे अधिक सही उत्तर चुने। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग विभिन्न, गलत हो गया इससे कोई मतलब। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार विचलन नहीं होता है। सही बातें तो है, यहाँ पर गोलाकार विचलन नहीं होती है उत्तल लेंस की तुलना में। उत्तल लेंस की तुलना में कहिएगा कि इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता और गोलाकार विचलन
गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण एवं उत्तल दर्पण लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो इससे भी बढ़िया ऑप्शन हमारा सी नंबर आ गया। इससे भी जबरदस्त ऑप्शन हमारा कितना नंबर आ गया? तो सी नंबर हमारे प्रश्न का सही जवाब, उससे भी अच्छा जवाब हो गया। ठीक है, अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या कह रहा है जरा एक बार देख लीजिएगा। चलिए बना दीजिए, इसका सही जवाब आप लोग दे दीजिए। तो इसका 9 का आप लोगों ने बी कर दिया, यहाँ पर आप लोगों ने 53 का क्या कर दिया? 53 का हमारा कितना हो गया? सी नंबर हो गया। चलिए 53 के बाद 54 नंबर पर आ जाइए, फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? नहीं करता है, बहुल मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुल परावर्तन किसमें नहीं होती है? तो कहिएगा स्टेथोस्कोप, कहिएगा इसमें ध्वनि का बहुल परावर्तन होती है। मेगाफोन, तब मेगाफोन में ध्वनि को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए मेगाफोन का यूज किया जाता है, इसमें भी होती है। हाइड्रोफोन कहते हैं, हाइड्रोफोन में नहीं होती है। तो कहिएगा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना की जाती है। ध्वनि तरंग की गणना की जाती है, पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना की जाती है हाइड्रोफोन से। हॉर्न भी होता है, उसमें भी ध्वनि का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। क्लास 9th एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये तीनों मिलेगा आपको, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होती है? ऑक्सीजन में तो होती है, हाइड्रोजन में सर नहीं होती है, क्योंकि H11 हो गया तो न्यूट्रॉन हमारा 0 हो गया। ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइएगा आप लोग, अगले सवाल पर आ जाइएगा। 56 में कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? सुनिए मेरी बात, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होती है एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो ये बनाता है लवण प्लस जल का निर्माण होती है, लवण और जल का। यही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, तो ये होगा, ये भी हमारा एसिड हो गया, ये बेस हो गया, होगा, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, होगा, तो ये हमारा होगा तो नहीं, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया में आती है। संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, ये हमारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचना परिवार का सदस्य है? किस संरचना परिवार का सदस्य है भाई मेरे? तो लो भाई, कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचना परिवार का सदस्य है? सुनिए, कार्बन का नैनो संरचना कहलाता है ग्रेफीन। कार्बन का नैनो संरचना कौन कहलाता है? ग्रेफीन। कार्बन का नैनो संरचना जो होती है बराबर ग्रेफीन होती है, ग्रेफीन। और कह दीजिएगा यह कार्बन का अपरूप है, यह कार्बन का क्या है? हमारा अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स है, यह कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। तब बताइएगा कार्बन के अपरूप में हमारा कौन आता है? तो हीरा आता है, हमारा ग्रेफाइट आता है, ये हमारा फुलेरिन आता है, हमारा यहीं पर ग्रेफीन आता है, जिसको कार्बन का नैनो संरचना कहा जाता है। तो कौन हो गया आंसर हमारा यहाँ पर? तो कहिएगा कि फुलेरिन्स के अंतर्गत इसको रखिएगा। चलिए अच्छी जवाब मिल गया, अच्छी क्वेश्चन हो गया। लीजिए अगले सवाल का जवाब दे दीजिए। भरने वाला तो और आसान होती है ना सर, भरने वाला तो और आसान, ये मिलान करने वाला। ये अल्फा कोशिका की बात करते हैं। तो अल्फा कोशिका जो होती है ना, देखिए अग्नाशय का जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा, बीटा और गामा होती है। अल्फा सेल जो होती है ना, ये हमारा ग्लूकागॉन का सेक्रेशन
करता है, इसकी मुलाकात 2 से कर दीजिएगा। बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है 3 नंबर से। लीडिंग कोशिका की बात किया जाता है, तो बताइए 2 और 3 वाला तो हो गया हमारा 2 और 3, तो जरूर हमारा इसका मुलाकात 4 नंबर से हो जाएगा, इसकी मुलाकात 4 नंबर से हो जाएगा। सही बात है, लीडिंग कोशिका लेडीज सेल होती है। और ये देखिएगा सर्टोली कोशिका जो होती है, सर्टोली कोशिका की मुलाकात 1 नंबर से कर दीजिएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो 58 का कितना नंबर आ गया सर? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारे प्रश्न का। लीजिए 71 नंबर पर आ जाइए आप लोग। 71 नंबर में ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होती है? पल्सर तो कहिएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे, घूमते न्यूट्रॉन तारे को ही हम लोग पल्सर कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं। अब लीजिए भाई, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा स्लिटों के पर्दों के बीच की दूरी दुगनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। एक दिन और बताए थे यार ऐसा तो सवाल, एक दिन और ऐसा सवाल आप लोगों को बताया गया था, याद कीजिए। आप लोगों को बार बार एक ही चीज हुआ बताना पड़ता है हमको। एक दिन और बताए थे भाई मेरे, एक बार याद कीजिए आप लोग, फटाफट आप लोग तो याद कीजिए। तो क्या बताए थे? फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र को बताए थे। फ्रिंज चौड़ाई के लिए तो देखिए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए वो सूत्र बताए थे। देखिए फ्रिंज चौड़ाई बराबर हो गया हमारा कितना? तो कहिएगा, इसको हम बीटा से दिखला दे रहे हैं, लैम्डा डी बटा कह देते हैं डी, लैम्डा डी बटा डी, जिसमें सब को लिखना पड़ेगा पहले आपको यहाँ पर, ठीक ना। लैम्डा डी बटा डी, तो डी बराबर होती है स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। डी बराबर होती है स्लिट तथा पर्दे के, स्लिट तथा पर्दे के मध्य दूरी। और यहां पर छोटा वाला डी जो होती है ना, कह दीजिएगा कि स्लिटों के मध्य दूरी, स्लिटों के मध्य दूरी। और यहां पर हमारा तो ये तो हो गया, और लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य हो गया ना ये। तो अब ये बताइएगा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर, स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर, ये दूरी आधा, तो प्रश्न से आ जाइएगा। तो B बराबर हो गया आधा, और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगना। तो ये बताइएगा, ये दुगना हो गया 2 और 1/2 बराबर कहिएगा 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यही तो है हमारा, तो कहिएगा 4 गुनी हो जाएगी। आपके प्रश्न का सही जवाब कौन नंबर हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगले सवाल पर, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है। कहिएगा, फोकस दूरी के अंदर में जब वस्तु को रख देंगे इस दर्पण के सामने, तो दर्पण के अंदर में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कहिएगा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लीजिए, विद्युत उपकरणों के अति भारण के कारण लघु पथन से सुरक्षित लघु पथन माने शॉर्ट सर्किट हो गया ना, हाँ, सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन है? भू संपर्कन। कहिएगा भू संपर्कन माने अर्थिंग, तो जरूरी है ही। आपका विद्युत मीटर का उपयोग, स्टेबलाइजर नहीं सर, फ्यूज का उपयोग करना है। और बताइएगा, फ्यूज जो होती है ना, कहिएगा कि आपका लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, सीरीज में समूहित होती हैं, सीरीज में समूहित होती है। यही तो बात है हमारा,
सीरीज में समूहित होती है। किसके साथ? लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। चलिए भाई 89 का कितना हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब? तो कहिएगा यस सर, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले नंबर पर आइएगा 90 का बता दीजिए। एक दिन और बताए थे आप लोग, पश्चिम से पूरब की ओर, हमें याद भी है आंसर, वो भी याद है। एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप में रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रूप में, जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिणी ध्रुव की ओर विक्षेपित होती है। तो तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा न कि धारा की दिशा का रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होती है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है पश्चिम से किधर की ओर होगा? पूरब की ओर होती है। पश्चिम से पूरब की ओर होती है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। एक दिन और बताए थे ये, घरेलू खाना पकाने में आपका गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो इसमें इथेन, यह मुख्यतः इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलिए भाई, मेन कंपोनेंट होता है इसका नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की हाँ, तो सही बात है, ये मेन कंपोनेंट होता है इसका क्या? ब्यूटेन होती है। आगे बढ़ जाइएगा। एल्केन का सही सजातीय श्रेणी कौन है? एल्केन का पूछ रहा है। तो एल्केन के लिए हम लोग कह देंगे कि जनरल फॉर्मूला जो होती है CnH2n+2 होती है। तो यहाँ पर n का मान हम लोग कह देंगे कि n का मान जब 1 से 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट कर दीजिएगा, तो 1 लीजिएगा तो ये आ जाएगा, अगर 2 लीजिएगा तो हमारा ये आ जाएगा, 3 लीजिएगा तो ये आ जाएगा, 4 लीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसी पर बैठा दीजिए, बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाइएगा। कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है। सही बात तो है, धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है। वाह रे भाई वाह मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? तो सवाल है हमारा, मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है? तो मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं। मिश्रित मत्स्य पालन के नाम से जानते हैं। मिश्रित माने कि मिश्रित मत्स्य सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन होती है। रेशम कीट पालन होती है हमारा, ये रेशम कीट पालन होती है। चलिए एकदम सही जवाब हमारा 1 नंबर आ जाएगा। एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? पारितंत्र में आपका किस्टोन जाति का क्या अभिप्राय है? किस्टोन जाति का क्या अभिप्राय है? एक पारितंत्र में एक देखिएगा, एक सामान्य जाति जो एक समुदाय में जैव भार का एक बड़ा भाग बनाती है। नहीं, एक स्थानिक जाति जो एक समुदाय में जैव भार का निम्न भार, नहीं यहां पर नहीं, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। एकदम ये सही है, ये सब दोनों से अच्छा प्रभावित ये है हमारा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले नंबर पर आइएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं सर, इंटरनेशनल की बात किया जाए में से कौन सा था? नैरोबी घोषणा। ये आपका जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक ना? हाँ, जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसका जवाब दे दीजिए कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन था ये हमारा, स्टॉकहोम सम्मेलन था, ये रहा हमारा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन नहीं, स्टॉकहोम सम्मेलन था ये। लीजिए अगले नंबर पर आ जाइएगा।
चलिए अगले नंबर पर आ जाइए भाई मेरे। यहाँ पर क्या होगा, अगला सवाल देख लीजिए आप लोग। तो निम्न में से जीवाणु जनित रोगों को पहचान व विकल्प को चुनिए। कुष्ठ रोग, टिटेनस। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और टिटेनस। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और क्या कह रहा है, टिटेनस की बात किया जा रहा है। तो ये सर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो है, ये तो दोनों है हमारा, एकदम बैक्टीरिया से है हमारा, ये बैक्टीरियल है। हैजा आपका यहाँ पर फिर कह रहा है, हैजा, हैजा कह रहा है, और मस्तिष्क से वरन शोथ कह रहे मेनिंजाइटिस से, मेनिंजाइटिस पोलियो वायरस से है, पोलियो वायरस से है। और यहाँ पर हमारा मोतीझरा जिसको टाइफाइड कहा जाता है, ये नहीं होगा निमोनिया, रेबीज नहीं। तो ए और यहाँ पर इसको भी कभी कभी वायरस में रखा जाता है, ए और बी कह दीजिएगा, दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक ना। रेबीज नहीं होगा यहाँ पर, ये वायरल है, ये भी हमारा क्या है, वायरल में आ जाएगा हमारा, ठीक ना, भी से वायरल, भी माने वायरल हो जाएगी। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, चाहे आपका अद्भुत अंगक भी कहते हैं, क्योंकि खुद का राइबोसोम और आपका राइबोसोम होती है और खुद का डीएनए होती है, ठीक है। हाँ, फिर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तभी तो पावर हाउस कहा जाता है। तो कहिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, एक नंबर ऑप्शन सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगले नंबर पर आते हैं विटामिन, देखिए मेरी बात, विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है, दृष्टि के लिए आवश्यक है, मुलाकात 3 नंबर से कर दीजिएगा। विटामिन सी, विटामिन सी जो होती है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कर्वी रोड ही आपका देखिए 4 नंबर से कर दीजिएगा, विटामिन सी की बात किया जा रहा है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, हड्डी के लिए आवश्यक है, 1 नंबर से। विटामिन के रक्त स्कंदन के लिए फिलोक्विनोन होती है, इसकी मुलाकात 2 नंबर से कर दीजिएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 है कोई ऑप्शन, 3 4 1 2 एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलिए भाई, अच्छा सवाल था ये भी। अगला नंबर पर आते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में, माने कि ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कहिएगा क्या कहलाता है। तो वाष्पीकरण में कह दीजिएगा। हम यहाँ देखने जा रहे हैं, वो छोटा सा हम लिख ही दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ठोस हो गया, यहाँ पर हमारा द्रव हो गया, और यहाँ पर हमारा एगो हो गया हमारा द्रव हो गया, यहाँ पर हमारा गैस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, गैस हो गया। एक बात बता दीजिएगा, अगर ये हमारा इसमें बढ़ जाता है प्लस ताप, ये बढ़ जाता है प्लस ताप, ये बताइए ये इसमें से इसमें आ गया तो इसका का नाम है संगलन, संगलन कहा जाता है। ये वाला इसमें आ गया तो ये कहलाती है वाष्पन कहलाती है। ये डायरेक्ट कूद कर इसमें आ गया तो इसका नाम है ऊर्ध्वपातन होती है। यही पूछ भी रहा है, यहाँ माइनस ताप, यहाँ पर भी माइनस ताप, माइनस ताप। अगर ये इसमें आ जाता है तो यहाँ होती है संघनन होती है। ये अगर इसमें आती है तो इसका नाम हो गया हमारा क्या, हिमांक होती है, हिमांक होती है। अगर ये कूद कर डायरेक्ट इसमें आ गया तो इसका नाम है निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अब तो बताइएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये इधर वाला प्लस ताप का मतलब होती है, प्लस ताप बराबर उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी हो गया, और माइनस ताप रहेगा तो उष्मा क्षेपी होती है, उष्मा क्षेपी हो गया यहाँ पर। चलिए भाई, क्लियर हो गया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। अब तरंगों के संबंध में सही कथन का चयन करना है। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न हो सकती है। हाँ भाई, केवल ठोस में ही उत्पन्न होती है। द्रव की सतह पर होती है लेकिन केवल ठोस में ही उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती है, गलत। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होती है। एक्स किरणें यांत्रिक होती है, नहीं। यह हमारा विद्युत चुंबकीय होती है, विद्युत
चुंबकीय तरंग होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, नहीं सर, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ, ये हमारा अनुप्रस्थ होती है। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो सब का सब अनुप्रस्थ होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। आज की मेरी यही सवाल थी आखिरी। ओके बाय, थैंक यू सभी को, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।